नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो टॉपिक था द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। इससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग 1 से लेके 160 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज 161 से लेके 240 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग पर डे 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जो कि ये प्रश्न है पीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित है और अदरवाइज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन थोड़ा सा सुन लेते हैं, ठीक है। कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। मतलब सिर्फ पंख रहने से नहीं होगा, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी उड़ान हो सकती है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 161 से हम लोग आज प्रश्न को देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, MRS XY व्यक्त करता है। MRS XY व्यक्त करता है तो क्या व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपभोक्ता X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उदासीन वक्र पर रहता है। चलिए 162। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा? जब कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा? तो कुल उपयोगिता अधिक हो जाएगा। जब सीमांत शून्य होगा तो उपयोगिता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए। 163। उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी जब प्रतीकों के सामान्य मतलब बराबर होगा। जब उपभोक्ता संतुष्टि कब प्राप्त कर लेते हैं? जब क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। MUX बटा PX इक्वल टू MUY बटा PY। 164। यदि उपभोक्ता की आय रुपये में 400 हो तो वह क्रम दो वस्तुएं A B तथा XY इकाइयां क्रय करता हो। जब एक वस्तु की कीमत ₹5 व बी की कीमत ₹10 हो तो उसकी बजट रेखा की समीकरण क्या होगा? इसको हम लोग अगर समीकरण के रूप में निकालेंगे तो निकल जाएगा क्या इसका? अगर इसको हम ऐसे देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10y इक्वल टू 400। यही ना हो जाएगा। जो कह रहा है वही तो किए। यहाँ 5x था, ये 10y था ए बी, और ये 400 दिया हुआ है। तो 5x 10y बराबर कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। 165। मूल्य और पूंजी, वैल्यू एंड कैपिटल्स के लेखक कौन है? मूल्य और पूंजी के लेखक कौन है? तो 100 हो जाएगा इसका। हिक्स साहब ने दिए थे, JR हिक्स ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1939 ईस्वी में ये दिए थे। चलिए 166। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। 167। मूल आर्थिक क्रिया है। मूल आर्थिक क्रिया है। मूल आर्थिक क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोग की क्रिया। मूल आर्थिक क्रिया क्या है? तो उपभोग हो जाएगा। 168। आप बाजार में वस्तु की कीमत क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। जो वस्तु का कीमत जो होता है ना, जो उसका सीमांत उपयोगिता होता है उसके बराबर हम लोग देते हैं। 169 नंबर, सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह सूत्र वह है। नहीं कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता निकालना है, तो कैसे निकलेंगे? सीमांत उपयोगिता को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमयू। एमयू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एमयू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसका क्या कहते हैं? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो कहाँ पे ये वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सीमांत उपयोगिता का सूत्र निकालने के लिए क्या हो जाता है? एम यू बराबर, मतलब सीमांत उपयोगिता बराबर टी यू एन माइनस वन, जो कि ऑप्शन में है। यहाँ पे प्लस है, ये तो खत्म हो गया। ये तो बहुत बड़ा है समीकरण, ये नहीं होगा। ये इक्वल में ही तो क्या कहते हैं, बराबर के लिए हो जाएगा, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो ये नंबर सही है। चलिए 170, एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? एक उपभोक्ता के रूप में हम लोग क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। 171, गिफेन वस्तुएं के संबंध में कीमत उपभोग वक्र। गिफेन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। किधर झुक जाएगा? किसी एक अक्ष पर झुक जाएगा गिफेन वस्तु। 172, निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? 172 का हो जाएगा सी नंबर। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव शून्य होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव शून्य होता है, ये गलत है। ठीक है, अब सही कौन है? तो समान वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है, ये सही है। निम्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। निम्न के लिए ऋणात्मक और ये क्या कहते हैं, निम्न वस्तु के लिए ऋणात्मक और समान वस्तु के लिए धनात्मक, और गिफिन वस्तु के लिए भी धनात्मक। लेकिन कह रहा है श्रेष्ठ वस्तु के लिए, तो श्रेष्ठ वस्तु के लिए जो होता है ना, श्रेष्ठ वस्तु के लिए धनात्मक होता है। ये कह रहा है कि शून्य होता है, तो गलत है। श्रेष्ठ वस्तु के लिए भी धनात्मक होता है। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरेबिस शब्द प्रयोग बताता है। आर्थिक सिद्धांत में स्टेरिसिस पेरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य बातें स्थिर है। क्या है? अन्य बातें स्थिर है। 174, गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। 175, स्टेलस्टस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता। स्टेलस्टस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ऊंचे उदासीन वक्र पर चलता है। स्टेलस्टस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता क्या करते हैं? एक ऊंचे उदासीन वक्र पर चला जाता है। एंजिल वक्र व्यक्त करता है। एंजिल वक्र व्यक्त करता है। क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आय उपभोग वक्र को व्यक्त करता है। क्या आय किए, क्या उपभोग किए, एंजिल वक्र का काम वही है। चलिए 177, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी, ए नंबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 178, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, संतुलन का फॉर्मूला बताए थे, जहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, MU x बटा MUy बराबर PX बटा PY, यही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। 179, यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाएं के लिए मजदूरी देने में यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी देने में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। मतलब देखिए, वो ऐसा देखता है कि मजदूरी को वृद्धि के रूप में देखता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो आराम करना नहीं चाहता, विश्राम एक घटिया वस्तु के रूप में वो मानता है। 180, क्लासिक लेखक जल हीरा विरोधाभास किसने दिए थे? तो एडम स्मिथ साहब ने दिए थे। तो वो कहे थे कि जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। AU बराबर औसत उपयोगिता में MU बराबर सीमांत उपयोगिता, TU बराबर कुल उपयोगिता, MC सीमांत उपयोगिता लागत है। सबका बता दिया गया है। क्लासिक लेखक जल हीरा, क्लासिक लेखक कौन हो गया? एडम स्मिथ ने ये इसका दिया था थ्योरी, और सुलझा नहीं पाए थे क्योंकि वह भेद नहीं कर पा सके थे कि क्या होता है कि AU बराबर औसत, MU बराबर सीमांत उपयोगिता, TU बराबर कुल उपयोगिता टोटल, और MC बराबर सीमांत लागत। तो इसमें क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MU बराबर TU, MU को क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, फुल फॉर्म हो गया MU, और TU का क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? TU को कहते हैं कुल उपयोगिता, और MU को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। चलिए 181 उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं में अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका ताल्लुक है? उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में निश्चित की दिशा में अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका ताल्लुक है? तो 181 का हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1 और 3। तो 1 में क्या है? व्यक्त अधिमान उपागम, ये ठीक है। और दूसरा में क्या? हिग्स एलन के लिए अधिमान वक्र उपागम, और ये दोनों 2 नंबर गलत है। सिर्फ क्या हो जाएगा? 1 और 3। 182 प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूलक क्या है? तो 182 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकट अधिमान सिद्धांत। गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है? गिफिन वस्तु के लिए शायद धनात्मक ही होता है ना, अभी तो उधर पढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋणात्मक होता है किसका? निम्न वस्तु के लिए, निम्न वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है, और धनात्मक गिफिन के लिए होगा, श्रेष्ठ के लिए भी धनात्मक हो गया। चलिए 184 सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है वह यह वस्तु से है। मतलब कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता जो है, जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है, तो यह वस्तु से यह है, क्या है? 184 का डी नंबर, ये हो जाएगा। जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता में इसको देखते हैं। चलिए 185 अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय अस्थापन वस्तुएं हैं। कहने का मतलब है दूध और चाय क्या है? अस्थापन वस्तुएं हैं, ठीक है। इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से आशा करनी चाहिए कि यह होगा, क्या होगा? अगर दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाय का मांग एक ऊपर की ओर खिसकेगा। ऊपर की ओर खिसकने का मतलब है कि चाय का मूल्य भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 185 का डी हो जाएगा। चलिए 186 प्रश्न कह रहा है एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निक्षेपण मानचित्र पर एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? कह रहा है कि एक उपभोक्ता की बजट रेखा का
एक उपभोक्ता के बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति दाहिनी ओर जाना दर्शाता है। मतलब ये ऐसे मतलब बायां की नहीं, ये ऊपर की ओर इधर इधर जाते हुए दाहिनी ओर दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रहा है, इधर जाएगा तो घटा और इधर जाएगा तो नफा। तो क्या हो रहा है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि, दाहिनी जा रहा है तो वृद्धि और बाईं की ओर जाएगा तो घटा। चलिए 187, किसी वस्तु के सीमांत उपयोगिता के संबंध में होती है। क्या होती है? किसी सीमांत उपयोगिता के संबंध में क्या होता है? कुल संतुष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 188, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 188 का हो जाएगा, 188 का हो जाएगा सी नंबर। प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होता है। चलिए अब 189, गिफेन वस्तुएं क्या होती है? गिफेन वस्तुएं क्या होती है? तो ये होता है निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। निम्न श्रेणी की वस्तु की विशेष श्रेणी को हम लोग गिफिन वस्तुएं कहते हैं। सिर्फ निम्न श्रेणी यहाँ भी था तो हम लोग कन्फ्यूजन कर सकते थे, कन्फ्यूज हो सकते थे कि इसमें निम्न श्रेणी की वस्तु है। नहीं, गिफेन वस्तुएं क्या होती है? तो निम्न श्रेणी वस्तुओं की विशेष श्रेणी, मतलब निम्न श्रेणी में भी जो वस्तु होता है उसका विशेष श्रेणी होगा। ध्यान देना है थोड़ा इस प्रश्न पे। 190, आय के आधार पर मांग की लोच में डैश के लिए मांग ऋणात्मक होती है। आय के आधार पर मांग की लोच में डैश के लिए मांग ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कौन सी वस्तु के लिए होता है? तो निम्न श्रेणी के वस्तु के लिए होता है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे। निम्न श्रेणी के वस्तु के लिए ऋणात्मक और गिफेन के लिए वस्तु के लिए क्या कहते हैं? धनात्मक, और सामान्य वस्तु के लिए भी धनात्मक। चलिए अब नया टॉपिक आ गया इसी में, कंज्यूमर बिहेवियर वाला में ही आ गया है, नया टॉपिक है इसी में, तटस्थता वक्र विश्लेषण। क्या है? तटस्थता वक्र विश्लेषण एंड आइडेंटिफाइनेंस कर्व एनालिसिस। चलिए हम लोग इसको तटस्थता वक्र को विश्लेषण को, पहला प्रश्न है 191 का, हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है एक्स और वायु दो वस्तुओं के अनधिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ क्या होगा? जब कह रहा है एक्स और वायु दो वस्तुएं के अनधिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? जब एक्स का उपभोग बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम आर एस एक्स वाई घटता है। जब एक्स का बढ़ेगा तो एम आर एक्स वाई क्या हो जाएगा? घटता है। कल से हम लोग करते हैं क्या है इसका जो है ना, ये एनालिसिस जो नीचे दिया हुआ है ना थोड़ा डिफाइन करके, उसको भी हम लोग क्वेश्चन के ही साथ लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है। चलिए आज भर ऐसे कर लेते हैं, कल से हम लोग उसका एनालिसिस करते चलेंगे सारा कुछ। वन 192, निम्नांकित में से कौन सी मान्यता तटस्थता वक्र की नहीं है? कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मान्यता तटस्थता वक्र की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तुओं के पूर्ण विभाजक जो है कि नहीं है। ठीक है, चलिए 193 है, निम्नांकित में से कौन एक एंजिल वक्र से संबंधित है? एंजिल वक्र से कौन संबंधित है? तो एंजिल वक्र का फॉर्मूला क्या? आय उपभोग वक्र को, उस एंजिल वक्र तो पहले भी हम देखे थे, क्या था? तो आय उपभोग वक्र को हम क्या कहते हैं? इनकम कंपटीशन कर्व को हम लोग देखेंगे, आय उपभोग वक्र को देखेंगे। क्या है? पहले भी देखे थे एंजिल वक्र, जहाँ आ गया आय और उपभोग, मतलब कितने इनकम हो रहा है कितने उपभोग हो रहा है, उसको एंजिल वक्र से संबंधित रहता है। ठीक है, चलिए 194,
194 कह रहा है निष्कृष्ट वस्तु की दशा में आय प्रभाव क्या होता है। निष्कृष्ट पहले भी बताया था, निष्कृष्ट मतलब निगेटिव, ठीक है। धनात्मक किसमें होता है, तो धनात्मक हो जाएगा सामान्य, श्रेष्ठ, ये सब के लिए धनात्मक होता है। निम्न निष्कृष्ट आ गया तो ऋणात्मक मार देना है सीधा। चलिए 195 गिफिन वस्तुएं संबंधित है। गिफिन वस्तुएं क्या संबंधित है, ये क्या होता है, श्रेष्ठ वस्तु, घटिया वस्तु, निम्न क्वालिटी का वस्तु में से जो संबंधित है श्रेष्ठ। अभी हम लोग पढ़े थे कहीं पे कि ये शायद 1 मिनट कौन सा प्रश्न था याद आ रहा है, हाँ, गिफिन वस्तुएं किसको कहते हैं कि जो कि निम्न श्रेणी की वस्तुओं की श्रेणी में भी विशेष श्रेणी में होता है। तो क्या होता है, घटिया वस्तु हम लोग इसको कह सकते हैं 195 का, 195 का हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ घटिया वस्तु कह सकते हैं, क्या कि निम्न क्वालिटी का होता है। चलिए समान वस्तु तो धनात्मक हो गया, श्रेष्ठ वस्तु धनात्मक हो गया, ठीक है, ये धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, घटिया वस्तु तो निम्न क्वालिटी का हो गया। चलिए 196 दो तटस्था वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों नहीं काटता है, तो ये रीजन है कि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं। चलिए 197 एक तटस्था वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाते हैं, एक तटस्था वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाते हैं, तो क्या करते हैं, समान संतुष्टि दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, समान संतुष्टि। 198 विच वन इज नॉट द, अच्छा, तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है। 198 का हो जाएगा डी नंबर, लंबवत रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंबवत रेखा होना चाहिए। 199 प्रश्न है दो वस्तु x y के बीच रूपांतर दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। एक दो वस्तु है x और y, उसके बीच में रूपांतर दर को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है, रूपांतर दर इसका देखना है, तो कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MRT x y बराबर MC x बटा MC y। मतलब ये फार्मूला है एक, इसको याद रखना है कि कैसे रूपांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा दो वस्तुओं का MC x बटा MC y, जिसको ये सब ध्यान में रखना है। ये सब ज़्यादा आकर्षित है ये सब सारा ऑप्शन से, इसलिए ये सब भी अलग से हम लोग इसको छांट सकते हैं। चलिए 200 हम लोग आ गए। गिफिन वस्तुओं के संबंध में क्या सही है, गिफिन वस्तुएं क्या होती है उस समय से बता हुए आ रहे हैं, क्या कहते हैं गिफिन वस्तुएं, इसमें क्या हो जाएगा, संबंध में क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। मतलब गिफिन वस्तुओं के संबंध में क्या सही है, तो प्रबल धनात्मक आय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए 201 से अब स्टार्ट करेंगे, 201 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है ये प्रश्न है, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब वह आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। कह रहा है कि क्या कहते हैं, हम गिफिन वस्तु उसको क्यों कहेंगे, तो ये हो जाएगा धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। चलिए 102 और 202 हो जाएगा। पूर्णतः पूरक वस्तु की स्थिति में तटस्थता वक्र का आकार कैसा होता है, पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र कैसा होता है, तो क्या हो जाता है, एल शेप का होता है, मतलब एल आकृति का हो जाता है पूरक वस्तुओं के लिए। यदि वायु वस्तु का x वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है, यदि वायु वस्तु को x वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है तो MRS में वृद्धि होती है, तो वस्तु x और वायु होगी, क्या होगी, x और y क्या होगी वस्तु, दोनों को प्रतिस्थापन किया जा रहा है तो पूरक वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरक वस्तु हो जाएगा। पूरक वस्तु किसको कहते हैं,
कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होता है जिस पर एक उपभोक्ता उपयोगिता के समान स्तर को बनाए रखते हैं दूसरे वस्तु के बदले में एक वस्तु को कुछ मात्रा छोड़ने को तैयार रहता है। यदि वह वाई वस्तु के लिए एक्स का प्रतिस्थापन समाप्त वाई के लिए मात्रा में उपभोक्त करता है तो छोड़ने के लिए वो तैयार होता है। मतलब कहने का मतलब अगर चाय और कॉफ़ी मान लेते हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो आदमी चाय को छोड़ के कॉफ़ी पे जा सकता है, अगर कॉफ़ी का कीमत बढ़ गया तो चाय पे वो आ सकता है। इसको क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। चलिए, एक वस्तु की कीमत में गिरावट मतलब कमी होने पर उपभोक्ता की वस्तु आय क्या होगी? अगर किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं, एक पेन का कीमत गिरावट होता है तो उपभोक्ता वही ना होता है जो उसको यूज करता है, तो कलम को यूज करने वाला पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब दाम घट जाएगा तो उपभोग भी बढ़ सकता है क्योंकि कम हो गया दाम। चलिए 205, कीमत प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से क्या एक कथन सही है? कीमत प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नन ऑफ दिस इज करेक्ट, मतलब कोई इनमें से सही नहीं होगा। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो सही हम बता देते हैं क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। उपभोक्ता की आय एवं एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, कह रहा है क्या? उपभोक्ता का आय और वस्तु का कीमत जब स्थिर रहता है तो दूसरी वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर उपभोक्ता मांग पर जो प्रभाव पड़ता है कीमत प्रभाव कहलाता है। कीमत प्रभाव इक्वल टू हो जाता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, यही इसका होगा आंसर। चलिए 206, उपभोक्ता के अनधिमान वक्र की ढाल दर्शाती है। उपभोक्ता की अनधिमान वक्र ढाल दर्शाती है तो कैसे दर्शाती है? तो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के प्रतिस्थापन के सीमांत दर को। चलिए 207, उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह है जहां कीमत अथवा बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है। जैसे कि ये हो गया एक, मान लेते हैं हम इसको, पूरा तो नहीं बना पाएंगे। ये जो लाइन यहाँ से आएगा ना, ये क्या कर रहा है? एक स्पर्श कर रहा है, एक स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? उदासीन वक्र एक दूसरे को स्पर्श करती जा रही है। ठीक है 208, तटस्थता वक्र इंगित करता है। तटस्थता वक्र इंगित करता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव। तटस्थता वक्र क्या इंगित करता है? कि दो वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव। ठीक है चलिए 209, उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त है। उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त है। क्या है उसका द्वितीय क्रम की शर्त? तो द्वितीय क्रम की शर्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन इधर है इसका, स्पर्शिता के लिए बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर होना चाहिए। ठीक है चलिए 210, यदि दो पुण्य पूर्ण स्थापन हो तो अनाधिमान वक्र उदासीन वक्र की आकृति कैसी हो जाएगी? तो 210 का हो जाएगा सीधी रेखा हो जाएगी, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है तो सीधी रेखा हो जाएगी। ये प्रश्न फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि यदि दो पुण्य पूर्ण स्थापन वस्तु हो तो अनाधिमान उदासीन वक्र की आकृति क्या हो जाएगी? सीधी रेखा में हो जाएगी। सीधी रेखा का मतलब समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये हो जाता है y आपका, ये हो जाता है x, ये हो जाता है 0, इधर हो जाता है वस्तु की मात्रा और इधर हो जाता है वस्तु की मात्रा दोनों। तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये पूर्ण स्थापन हो जाएगा, पूर्ण स्थापन वस्तु हो जाएगा, तो सीधी रेखी हो जाएगी। चलिए 211, कह रहा है क्वेश्चन कि उपभोक्ता सिद्धांत में अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित योगदान के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन कौन पहले कहाँ क्या किए थे उसके बारे में करना है। कब क्या थ्योरी दिए थे, कब क्या कौन दिए थे, इसके बारे में बताना है। ठीक है
तो उपभोक्ता सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों ने योगदान के कालक्रम को समझाइए। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा क्या पहले गणनावाचक क्रम हो जाएगा, फिर क्रमवाचक सिद्धांत हो जाएगा, फिर प्रकट अधिमान सिद्धांत हो जाएगा, फिर रेखीय प्रणाली सिद्धांत हो जाएगा। तो कौन किसको दिया था, तो किस में है, तो गणना ये क्या हो जाएगा, गणनावाचक सिद्धांत, फिर क्रमवाचक सिद्धांत, फिर प्रकट अधिमान सिद्धांत, फिर रेखीय व प्रणाली सिद्धांत। तो गणनावाचक सिद्धांत किसने दिए थे, तो मार्शल ने दिए थे। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, मार्शल साहब ने दिए थे। गणनावाचक सिद्धांत किसने दिए थे, तो मार्शल साहब। क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिए थे, क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिए थे, क्रमवाचक सिद्धांत तो दिए थे, क्रमवाचक सिद्धांत शायद हिग्स, हाँ हिग्स साहब ने दिए थे, हिग्स ने दिए थे। और क्या है, एक प्रकट अधिमान सिद्धांत ये दिए थे। प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है ना, क्या दिए थे, सैमुअल्सन साहब ने दिए थे। क्या सैमुअल्सन नीचे लिख देते हैं, स्पेस का है सैमुअल्सन। और एक क्या है, रेखीय व प्रणाली। रेखीय व प्रणाली किसने दिया था, आर ओ नॉरलॉ ये ने दिए थे। ठीक है, गणनावाचक मार्शल ने, क्रमवाचक सिद्धांत हिग्स ने, प्रकट अनाधिमान सिद्धांत दिए थे सैमुअल्सन ने, और रेखिक वे दिए थे आर ओ नॉरलॉ ने। चलिए, इतना जानकारी जरूरी था। चलिए 212 को देखते हैं। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों को उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में उनके योगदान के संबंध में कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको भी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि व्यवस्थित है। क्या है, ए मार्शल, जे आर हिग्स, आर जी डी तथा आर जी डी एलन और पी सैमुअल्सन और आर स्टोन। मतलब ये क्या है, ये सब एक अर्थशास्त्री के उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के संबंध में कालक्रम इस प्रकार है। कौन सा है, तो ए मार्शल, फिर जे आर हिग्स, फिर आर जी डी एलन, फिर पी सैमुअल्सन और आर स्टोन, इतने थे। चलिए 213 इसमें देखिए आरेख को देख लीजिए। पहले आय का प्रमाण विचलन है इधर, और इधर प्रतिशत है, ये भी आय का प्रतिशत है, दोनों का दिया हुआ है, UN U2 U3 इधर भी दिया हुआ है। तो इसको समझना है कि कह रहा है, इसमें प्रश्न ही कह रहा है कि अधिनियम अनाधिमान वक्र की सहायता से दिखाया गया है कि आरेख अध्ययन की सही उत्तर लिखें। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी जो है ना, बी अधिक जोखिम विमुख है। बी जो है ज़्यादा जोखिम विमुखक है, ए से ज़्यादा। कैसे, तो देखते हैं। दोनों तो सेम है, सेम कार्य कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये ऊपर की ओर है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये ऊपर की और ये नीचे की ओर। ये क्या कर रहा है, ये जोखिम ज़्यादा विमुख कर रहा है। ठीक है, चलिए 214 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है, तो जरा देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं तब पता चलेगा कौन सा सत्य है। तो ए नंबर पढ़ते हैं, तो उदासीनता तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ढलवा होता है। उदासीनता वक्र जो होता है बाएं से दाएं ढलवा होता है। हाँ सही बात है, ये सही है। बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर क्या है, उदासीनता तटस्थ वक्र दोनों अक्षों के मूल बिंदु पर उत्तल होता है। नहीं, बाएं से दाएं की तरफ ढलवा तो होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि दोनों अक्षों के मूल बिंदु उत्तल नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, सी नंबर, नहीं दोनों तरफ तो होगा ही ना, ये होगा। ठीक है, क्या हो गया, किधर गया इरेजर। उदासीन वक्र तटस्थ वक्र दोनों अक्षों के मिल बिंदु पर उत्तल होगा, ये सही है। बी नंबर देखते हैं, उदासीनता वक्र दाएं से बाएं ढलाव होता है। नहीं, बाएं से दाएं होगा, दाएं से ढलाव नहीं होगा, ये गलत है। अभी तो ऊपर एक नंबर देखें ना कि बाएं से दाएं जाता है, दाएं से बाएं नहीं, ये गलत है।
उदासीनता तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। हाँ, ये भी सही है, कभी वो एक दूसरे को काटता नहीं है। ये ऐसे जाता है, लेकिन एक दूसरे को ये काटता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए बी डी। ए बी डी किस में है? ए बी ने, बी तो गलत है। ए सी डी किस में? ए सी डी तो सी नंबर में हो जाएगा। चलिए 215 उदासीनता वक्र की उदासीनता वक्र की व्युत्पत्ति का प्रकट वरीयता उपागम है। क्या है? तो अवलोकित व्यक्ति की पसंदों की समयोपरि स्थिरता की कल्पना करता है। कौन? तो उदासीनता वक्र की व्युत्पत्ति के प्रकट वरीयता उपागम क्या करते हैं? अवलोकित व्यक्ति की पसंदों की समयोपरि स्थिरता की कल्पना करता है। चलिए 216 का आता है, निम्न में से कौन एक तटस्थ वक्र का विश्लेषण मान्य नहीं है? जो कि एक नहीं लगा हुआ, इसको ध्यान देना है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है? तो 216 का हो जाएगा सी नंबर, वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता। वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता। चलिए 217 प्रश्न है, कह रहा है पूरक वस्तुओं के लिए अनाधिमान वक्र का आकार इनमें से किस प्रकार होता है? कैसा होता है? तो ये समकोण होता है पूरक वस्तु के लिए। पूरक वस्तुओं के लिए अनाधिमान वक्र जो होता है ना, का आकार कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक है। चलिए 280 नंबर प्रश्न है, अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन एक आता है, उदासीन वक्र क्षितिज के उत्तल उद्वज होती है। क्या होती है? उदासीन वक्र क्षितिज के उत्तल उद्वज होती है। और तर्क आर कहता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपवर्जित है। मतलब क्या कह रहे हैं? ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपवर्जित है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है और दोनों सही एक दूसरे का व्याख्या, क्योंकि यहाँ भी उदासीनता का बात कहा गया है और यहाँ भी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता अर्थशास्त्री का क्षैतिज अपवर्जित है। दोनों का मान क्या हो जाएगा? एक दूसरे से सत्य है और सही भी, व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 219 यदि वस्तुएं पूर्ण स्थापन हो तो तटस्थता वक्र बन जाती है। पूर्ण स्थापन है तो क्या हो जाएगा? तो नकारात्मक ढाल सहित सीधी रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि वस्तु पूर्ण स्थापन हो, स्थापन नहीं है, सिर्फ क्या है? पूर्ण स्थापन हो तो तटस्थता वक्र क्या बन जाएगा? नकारात्मक ढाल सहित सीधी रेखा। चलिए अगर इसका देखना चाहते हैं तो हम फिगर बना देते हैं, डायग्राम। जैसे कि ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया, इधर वायु वस्तु हो गया, इधर एक्स वस्तु हो गया। तो ऐसे इसका ढाल हो जाएगा, सीधी और नकारात्मक ढाल। ठीक है। चलिए 220 प्रश्न देखेंगे हम लोग। पूर्ण स्थापनों के होने पर तटस्थता वक्र होता है। क्या होता है? पूर्ण स्थापन में रेखीय होता है, इतना याद रखना है। तो कब होता है? तो रेखीय ऊर्ध्वगामी ढलान। अभी बताया तो सब ढलान ऐसे होता था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय अधोगामी ढलान होता है। क्या होता है? रेखीय अधोगामी। यहाँ भी रेखीय है लेकिन ऊर्ध्वगामी नहीं होगा। ये चढ़ाव है, चढ़ाव तो नहीं होता है, जब भी होता है ढलान ऐसे होता है। क्या होता है? रेखीय अधोगामी ढलान। चलिए 221 यदि दो वस्तुएं अनपयुक्त प्रतिस्थायी है तो तटस्थता वक्र होगा। क्या होगा? यदि दो वस्तुएं अनप्रयुक्त प्रतिस्थायी है तो तटस्थता वक्र क्या हो जाएगा? तो समकोण के समीप होगा। क्या हो जाएगा? समकोण के समीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 222 एल्सवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के संतुलन को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसको संविदा वक्र कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में मार देना है। जहां पूछ दे कि एल्सवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के संतुलन का बात कहेगा, सीधा मार देना है संविदा वक्र।
चलिए 223 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति विचार कीजिए, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। एक है संविदा वक्र अस्पृश्यता बिंदुओं का रेखा पथ होता है। निम्नलिखित वक्तों पर विचार कीजिए। एक संविदा वक्र अस्पृश्यता बिंदुओं का रेखा पथ होता है, और इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 1 और 2 सही है, सिर्फ 3 गलत है। किन्हीं दो अधिमान वक्र के बीच, किन्हीं दो समोत्पाद वक्रों के बीच होता है। ठीक है। 224 जुआरियों के तटस्थता वक्र का प्रयोग निम्न में से किसके मापने हेतु किया जाता है। जुआरियों के तटस्थता वक्र क्या मापने के लिए जाता है, तो जुआ लोग क्या चीज के लिए खेलते हैं, तो लाभ के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाभ के लिए। चलिए 225 अर्थशास्त्र के निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे एडवर्थ के नाम नहीं जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से प्रत्ययों में से किसके साथ एडवर्थ का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूत अनाधिमान वक्र, इसमें साथ नहीं जुड़ा है। संविदा वक्र तो अभी बताइए किए थे, एडवर्थ का जहां पूछ दे तो संविदा वक्र हो जाएगा। उत्पादन के प्रतिक्रिया वक्र हो जाएगा, द्वैधिकार हो जाएगा, लेकिन धूत अनाधिमान वक्र एडवर्थ के नाम से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए 226 उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटता है, क्योंकि उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटता है क्योंकि कि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर को घोतक होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर का घोतक होता है। चलिए 226 हो गया। 227 देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थिति में अनाधिमान वक्र की आकृति सामान्य से भिन्न होती है। निम्न में से किस स्थिति में अनधिमान वक्र की आकृति सामान्य से भिन्न होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोखिमों तथा प्रतिभूतियों से आए। क्या होता है, जोखिमों तथा प्रतिभूतियों से आए। चलिए 228 अनधिमान वक्र मूल बिंदु से उत्तल होता है, इसका कारण क्या है। अनाधिमान वक्र मूल बिंदु से उत्तल की ओर होता है, इसका कारण क्या है, तो यह एक वस्तु की मात्रा बढ़ने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटाना। अनाधिमान वक्र में क्या होता है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटाना। ठीक है। चलिए 229 पूरक वस्तुओं की दशा में तटस्थ वक्र होता है। पूरक वस्तु के लिए क्या होता है, तो पूरक वस्तु के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा को पूरक वस्तुओं की दशा को तटस्थ वक्र कहते हैं। क्या, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा को। चलिए 230 तटस्था वक्र उस समय असामान्य रूप को कहा जाता है जब चयन की समस्या होगी। क्या हो जाएगी, चयन की समस्या हो जाएगी। तटस्था वक्र उस समय असामान्य रूप से होगा जब चयन की सीमाएं हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और जोखिम में। चलिए 231 ये कह रहे हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा। हाँ, कह रहे हैं एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के तटस्थ वक्र को स्पर्श बिंदु पथ को जाना जाता है। जहाँ पे एजवर्थ बॉक्स आ गया वहाँ पे मार देना है संविदा वक्र। ये हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है। 232 तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में काफी परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय एवं प्रतिस्थापन दोनों प्रभाव होते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप आय तथा प्रतिस्थापन दोनों प्रभाव होते हैं। चलिए 233 व्यापार तटस्थता वक्र की संकल्पना प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो व्यापार तटस्थता वक्र की संकल्पना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो जेम्स मिड थे। कौन थे, तो जेम्स मिड थे, ऑप्शन नंबर ए।
दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अनधिमान वक्र को बनाती है। कैसी बनाती है? तो मूल बिंदु के प्रति उत्तल बनाती है। प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अनधिमान वक्र को बनाती है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। चलिए 235, नीचे दिए आरेख एक आरेख दिया हुआ है, दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा। नीचे दिए आरेख में कीमत परिवर्तन के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव दर्शाया गया है। एक्स वस्तु की कीमत कम होने के कारण आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की मात्रा होगी। क्या होगी? तो ये देख लेते हैं, आरेख पहले देखते हैं और इसको देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है दोनों को देखना है। तो ये हमको लग रहा है कि इसमें टी और ये टी दोनों का ये जो होता है ना, यही हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, टी और टी 1। चलिए 236, तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तटस्थ वक्र की संकल्पना किसने दिए थे? तो F.Y. एजवर्थ ने दिए थे। कब? तो 1881 में। नहीं, तटस्थ वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने दिए थे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रतिपादक किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हिग्स साहब, हो जाएगा ए नंबर, हो जाएगा हिग्स। अगर सर्वप्रथम बोलेगा ना तब एजवर्थ साहब ने दिए थे। कब? तो 1881 में। चलिए, सर्वप्रथम इसमें नहीं था ना। 237, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होता है क्योंकि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उत्तरोत्तर होता है क्योंकि, तो हो जाएगा उस वस्तु के जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है महत्व क्रम से घटता जाता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होता है क्योंकि उस वस्तु की जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है महत्व क्रम से घटता है। मतलब कोई भी सामान मेरे पास ज़्यादा हो जाए, मतलब मेरे पास मान लेते हैं कार नहीं है, ठीक है, तो कार का भी मेरे पास बहुत मूल्य है। अगर मेरे पास बहुत सारे कार हो जाएगा ना, तो उस समय कार का महत्व मेरे पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए 238, और 2-3 प्रश्न है, फिर क्लास समाप्त हो जाएगा, 80 प्रश्न हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग 30 इकाई से बढ़कर 45 इकाई हो जाती है। किसी वस्तु की मांग 30 इकाई से बढ़कर 45 इकाई हो जाती है जब कीमत 12 रुपया से घटकर 10 रुपया हो जाती, तो मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच का फॉर्मूला हम बताए थे, EP बराबर हो जाएगा, मांग की लोच बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस में डेल्टा क्यू बटा डेल्टा P इंटू P बटा Q। तो इस मांग में वृद्धि कैसे निकालेंगे? मांग में वृद्धि कितने हो रहा है? तो 30 और 45 दोनों में कितना हो रहा है अंतर? ये दोनों में अंतर कितना हो रहा है? 15 का। ठीक है, ये निकल गया। कीमत में वृद्धि कितने हो रहा है? 10 और 12 में कितने हो रहा है कीमत में वृद्धि? 2 रुपया का, माइनस 2 रुपया का, 10 से 10 2 का हो गया। अब क्या करना है? अब पूर्ण कीमत कितना है? 10 रुपया। तो पहले निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, 15 बटा -2 गुना 12 और 30, फर्स्ट वाला लेना है, 12 बटा 30। अब कटा देते हैं, ठीक है, इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 छकी 12 और 2 तिया 6, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका, सी नंबर। इस फार्मूला पे निकालेंगे ना, दोनों का अंतर निकालेंगे और दोनों का रुपया का भी अंतर निकालेंगे। अब फर्स्ट में क्या है? 30 इकाई, और फिर 30 इकाई से 15 45 न हुआ, आज जबकि कीमत 12 से घटकर 10 हुआ, तो 30 बटा 12 ले लिए। पी पहला प्राइस कितना था हमारा? प्राइस कितना था हमारा? प्राइस पहले कितना था? 12। और क्यू 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 का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब एक दिन भी बताए थे, क्यू 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 का ऐसे करके हम बताए थे ट्रिक। क्यू 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 का मतलब हो गया इकाई, मतलब पहला जो मांग की इकाई होगी। ठीक है, तो 30 हो गया, इसको कटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी।
239 उदासीनता वक्र सामान्यतः होता है। उदासीनता वक्र सामान्यतः होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल बिंदु की ओर गुणोत्तर दर, मूल बिंदु की ओर गुणोत्तर देख लीजिए कैसे होता है। ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये x हो गया, तो ये ऐसे की ओर होता है। क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? IC। क्या कहते हैं? IC। तो मूल बिंदु की ओर गुणोत्तर हो जाएगा। चलिए 240, शायद ये लास्ट प्रश्न ही होगा। हाँ चलिए, ये लास्ट प्रश्न है। 240 ये लास्ट प्रश्न है। वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक कौन है? वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक कौन है? J.R. हिक्स साहब है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज हम लोग 80 प्रश्न कंप्लीट कर लिए गए हैं, ठीक है, जो कि ये इकोनॉमिक्स का था। हम लोग कोशिश करेंगे, कल से कोशिश करते हैं कि इसका कुछ व्याख्या भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसका डिफाइन कम ही क्वेश्चन करेंगे, सोच रहे हैं कि 40 या 50 क्वेश्चन करें। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट व्याख्या में बहुत सारा लाइन छुपा हुआ रहता है, तो हम सोच रहे हैं साथ में उसको भी रीडिंग लगाते हुए चलेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।